एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक तकरीर की थी 1-2 दिन पहले। मेलसी एक जगह है वहाँ पर, और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की। वो ख़ैर वो क्लिप तो आप लोगों को दिखाएँगे यकीनन कि उन्होंने क्या कहा यूरोपीय यूनियन के हवाले से और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक पब्लिक के जलसे में ये वाली बात। और उन्होंने फिर गिला किया कि आप लोग हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते और हमें जो है वो दबाते रहते हैं। क्या वजूहात है इन चीज़ों के पीछे? दूसरी बात, इसके साथ-साथ जुड़ी हुई है खबर कि जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उसमें हिंदुस्तान में, उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि आप कोई रोल प्ले करें, क्योंकि आपकी रशिया के साथ और यूक्रेन दोनों के साथ दोस्ती है, लेकिन रशिया आपकी बात ज़्यादा सुनता है। यू आर अ वर्ल्ड लीडर, और इस तरह की कुछ मैंने वीडियो में देखा। तो ये सारी बातें हुई। क्या फ़र्क है, क्या वजूहात हैं कि मतलब उनसे कहा जाता है कि हमारी कोई अ उसका मीडिएशन मुझे मीडिएटर का किरदार अदा करें, सुलह-सफ़ाई हमारी कर दें। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भी नाराज़ है हमसे, अमेरिका भी नाराज़ है, और इसके साथ-साथ रशिया का तो अभी रिसेंटली दौरा किया, वो तो ग़ालिबन अभी इतना नाराज़ नहीं है, बल्कि अभी फ़िलहाल राज़ी है, कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन यूक्रेन हमसे ज़रूर नाराज़ है। क्या वजूहात है? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी ऐसा क्या घोल के पिलाते हैं लोगों को, जो खान साहब के पास वो वाली गुट्टी नहीं है, या वो तावीज़ नहीं है जो घोल के पिलाया जाता है। और इसको समझने के लिए आज कौन है मेरे साथ? यकीनन आप सब जानते हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमीत भाई मेरे साथ है, सुमीत पीर साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सुमीत भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप बड़े मसरूफ रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन, उसके ऊपर मैं किसी और टाइम प्रोग्राम करूंगा। मैं अक्सर यहाँ लोगों को कहता हूँ इलेक्शन है, और फिर मैं साथ ही भी कहता हूँ, मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आती, पूरा साल इलेक्शन चलते रहते हैं। तो आप तो वो तो खैर उसके ऊपर एक अलग से हम शो करेंगे, और मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको समझूं कि क्या सिस्टम होता है कि बार बार इलेक्शन होते हैं। खैर एनीवे, वो होता रहता है, पॉलिटिकल सिस्टम है और डेमोक्रेसी का हिस्सा। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है कि होती रहती हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, सुमित साहब, एक चीज तो मुझे ये बताएं, हम वो क्लिप भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर है, उन्होंने बाकायदा वीडियो मैसेज दिया मोदी जी को, गालिबन मुलाकात भी की, और वैसे भी उन्होंने कहा कि सर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि रशिया आपकी बात सुनता है। ये रिक्वेस्ट जो बाइडेन से मैंने नहीं देखा कि किसी ने की हो, बोरिस जॉनसन से नहीं की, कैमरॉन से नहीं की, लेकिन मोदी जी से की। क्या वजह है इसके पीछे की? इतनी मतलब बड़ी ताकतें हैं हमसे, यकीनन हिंदुस्तान से भी है, लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने मोदी जी से ये रिक्वेस्ट की कि आप ये काम करें? देखिए फ़खर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, आज सुबह से 7 बजे से लगे हैं और अब तक चल ही रहा है, तो रात के करीब 12 बजे, तो अब तक कुछ डिबेट-विबेट सुबह से बिल्कुल बैक टू बैक चल रहा था। आपका फ़ोन भी नहीं उठा पाया। देखिए, अभी जो ये इलेक्शन पे कभी फिर जाएँगे तो बड़ा और श्योर। इम्पोर्टेंट इलेक्शन था जो अभी हुआ, आज एग्ज़िट पोल था। अ, तो एक ट्रेंड समझ आ जाता है उससे। तो अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए फ़खर भाई, यूक्रेन ने पहले भी कहा था आप हेल्प कीजिए, और अगर आप पूरे दुनिया में देखें, जी। पूरी ताकतें इसमें लगी थी कि भाई पुतिन विलन है, पुतिन मास मर्डर है, जी। पुतिन डिक्टेटर है, उसी पे लगे पड़े थे। कोई कह रहा है भाई ये तुम हथियार लो, कोई कह रहा है तू ये हथियार ले, तू हथियार ले। अब हवा टाइट कहाँ हो रही, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के, हवा टाइट कहाँ हो रही, हवा टाइट कहाँ हो रही, अचानक क्या हो गया? देखिए, पहले ज़ेलेंस्की ने वो 50,000 लोगों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी, ठीक है जी? बिल्कुल। कुछ अज़ोर रेजिमेंट के बारे में भी आपने सुना, जो नियो नाज़ी थे, वो भी यूक्रेन की आर्मी के पार्ट हैं। कैदियों को छोड़ दिया। पोलैंड और हंगरी से लोग मँगाए, कुछ चेचेनिया से लोग मँगाए। अब 60-70 हज़ार ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन की सड़कों पे फ़खर भाई, जो किसी की नहीं सुनते। वो अपने मालिक खुद हैं। अब उनको ज़ेलेंस्की ने खड़ा कर दिया, ज़ेलेंस्की साहब बैठ गए पोलैंड में किसी बंकर में। रशिया हर तरफ से आ रहा है। अब जब कीव और रशिया के बीच केवल एक पुल है, वो पुल घिरा रशिया कीव के अंदर। अब कहाँ, अभी मैंने देख रहा था कि अभी शायद पहली बार सुखोई का यूज़ किया गया कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाओं पे बॉम्बिंग करने के लिए, ये भी चीज़ें आ रही हैं। अब हमारे 1000 बच्चे भी वहाँ फँसे पड़े, 700 सूमे में और 300 करीब क्या है वो खार्किव में, जिनका एक्स्ट्राडिशन करना है। 2 दिन पहले रशिया ने बोला भाई हम इनको निकालने को तैयार हैं, हम बसें भेजेंगे, हम इंडियन बच्चों को निकालेंगे और भी कोई नेशनलिटी निकालेंगे। यूक्रेन आप हमें सीज़ फायर का गारंटी दो, एक कॉरिडोर दो।
पर भाई साहब मैं 48 घंटे से अपने नेशनल टीवी पे मेरा गला सूख गया चिल्ला-चिल्ला के हर चैनल पे, यूक्रेन आप हमें एक्सेस क्यों नहीं देख रहे? हमारे हज़ार बच्चे हैं भाई वहाँ पे। दिक्कत ये है फ़खर भाई कि यूक्रेन का कंट्रोल स्ट्रीट्स पे है ही नहीं। देखिए यूक्रेन की आर्मी यूक्रेन की बात सुनेगी, जो वर्दी वाला आर्मी वाला बात सुनेगा, रशियन भी सुनेगा। बट ये जो आपने इनके हाथ में बंदूकें दे दी, ये तो मतलब यूक्रेनी तालिबान बना दिया आपने। हुँ, ये किसके कंट्रोल में, किसकी सुने? ये जी, आपके लिए लड़ भी रहे, नहीं लड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे, कौन से स्कोर सेटल कर रहे हैं? दिक्कत वहाँ और दिक्कत कहाँ बढ़ती? हवा टाइट क्यों हुई? हवा टाइट ऐसे होती है भाई साहब, पीछे आपने देखा होगा कि एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसे 1/4 पावर आता है अ, यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे। उसमें हो जाता है कुछ आग और आग को फटाफट कंट्रोल किया जाता है। फ़खर भाई मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा, यूक्रेन एक वाहिद जगह है फॉर्मल यूएसएसआर में जहाँ 15 न्यूक्लियर रिएक्टर है सर, 15 न्यूक्लियर रिएक्टर। 15 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ 15 स्टोरेज डिपो होंगे और 15 जहाँ वेस्टेज आता है वो डंप्स होंगे। तो मोटा-मोटा 30 से 45 एक्टिव हॉट रेडियो एक्टिव स्पॉट्स हैं यूक्रेन में। और चेर्नोबिल जो है, जिसकी हम बात करते जी, हैं, जी। वो भी यूक्रेन में था। अब भी यूक्रेन में है। उसके 25 किलोमीटर डायमीटर में कोई नहीं रहता, अब भी वहाँ रेडियो एक्टिव डस्ट है, अब भी वहाँ रेडियो एक्टिविटी है। जब चेर्नोबिल में एक्सीडेंट हुआ था, वो तो खैर एक एक्सीडेंट हुआ था कि न्यूक्लियर को रिएक्टर को कितना लोड करेंगे, तब आपने उसको सीमेंट के पहाड़ में ढक दिया था। जहाज़ों को यूज़ किया आपने सीमेंट डालने के लिए। आपके जो लोग वहाँ गए थे, वो लेड सूट्स पहन के गए थे। मतलब लेड सूट का वज़न होता हमारे बॉडी के वज़न से ज़्यादा और तब भी हमें 20 से 40 मिनट मिलता है वहाँ काम करने को। हकीकत ये है उनमें से 90% लोग कैंसर से मर चुके हैं। एडमिस लेड सूट्स। अगर खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, भगवान न करे, अभी वहाँ कुछ वारदात घट जाती है, वॉर टाइम है, तब क्या करोगे? क्योंकि अब हवा कहाँ टाइट हो रही है क्योंकि उससे यूक्रेन भी जाएगा, हुँ, रशिया में भी इफ़ेक्ट आएगा और फ्रांस और जर्मनी तक इफ़ेक्ट आएगा। तभी कल रशियन और फ्रेंच पुतिन अंकल को फ़ोन कर रहे थे। पहले 2 दिन तक पहले वो अमेरिका के साथ थे, हम छोड़े अमेरिका, कल पुतिन को फ़ोन कर रहे थे, भाई आप इन एरियाओं का कंट्रोल लो। अभी जो जिस प्लांट ज़ेलेंस्की जो प्लांट है, ज़ेपेस्की मैं रशियन जी, प्रोनाउंसिएशन जी, सुना, उस पे अभी रशियनों का कब्ज़ा और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर आप ये देखो कि यहाँ कुछ वारदात ना हो। क्योंकि जब रेडिएशन निकलेगी ना फ़खर भाई, वो थोड़ी मानती है आप यूक्रेनी हो, कौन हो? बिल्कुल। अमेरिका तक पहुँचेगी, एग्ज़ैक्टली, यूके तक एग्ज़ैक्टली। पहुँचने में टाइम लगेगा। पर ये जो यूरेशियन कंटेंट है जिसमें हम और आप भी आते हैं, जी, हम बिल्कुल, इफ़ेक्ट होंगे इस रेडिएशन से। बिल्कुल। सच्चाई यहाँ पे ये है, अब हो रहा मामला हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं वो अब कह रहे हैं मोदी जी को जी आप अ, बात करो। मोदी जी ने आज बात की थी सुबह उनसे। जी, बात का विषय ये था कि जो हमारे 1000 बच्चे हैं वहाँ पे, भई आप उनको निकालने का अरेंजमेंट करो। ओके। 48 घंटे से आप कुछ नहीं करो, अरेंजमेंट करो। रशिया से भी बात की, तो उन्होंने फिर बात-बात में ये निकला भाई कि आप हमारी मदद करो, इसको रोको। भाई लड़ाई रोकने के लिए आपको याद होगा फ़खर भाई सबसे पहले तो हम ही ने कहा था। हमने पहले दिन कहा लड़ाई हुँ, रोको, इमीडिएट हुँ, लड़ाई रोको, बैठ के बात करो। ये मरने-मारने का तमाशा बंद करो, यूक्रेन को सीरिया मत बनाओ, यूक्रेन को हुँ, अफ़गानिस्तान मत बनाओ। आदम की जात खतरे में है क्योंकि अब अगर ये न्यूक्लियर वाला कहीं कुछ हो गया अभी देखिए हुँ, मैं ये नहीं कहता रशियन मिलिट्री करेगी। मैं ये भी नहीं कहता यूक्रेन मिलिट्री करेगी। ये जो 70,000 लोग घूम रहे हैं भाई साहब, अगर इन्होंने कुछ हुँ, कांड कर दिया तो इन पे किसका कंट्रोल है? एग्ज़ैक्टली, तो आप और हम तो बैठे-बैठे लपेटे में आ गए ना, हमारी तो गलती कुछ नहीं। अब जब ये एग्ज़ैक्टली। जो मसला बाहर हाथ से जाता देख रहा है, अब यूक्रेन के एम्बेसडर को पता है कि बड़ा वर्ल्ड लीडर जिसने साइड नहीं लिया, बड़ा वर्ल्ड लीडर जिसने कहा आप लड़ाई रोको, बड़ा वर्ल्ड हुँ, लीडर जो पहले से कह रहा आप हुँ, लड़ाई रोको वो मोदी जी और पुतिन पे मोदी जी का एक अच्छा केमिस्ट्री है। एक अच्छी एग्ज़ैक्टली। आपस में यारी दोस्ती जी, है कि पुतिन मोदी जी की बात सुन लेगा, जी, कंसिडर कर लेगा। क्योंकि आज की डेट में ना वो जो बाइडेन की बात सुनेगा, ना वो जी, बोरिस जॉनसन की बात सुनेगा, ना वो मैक्रोन की सुनेगा, ना ओलाफ की सुनेगा। ये 4-5 बड़े देश हैं, इनमें से किसी की हुँ, बात नहीं सुनेगा। अगर वो करेक्ट, किसी की सुनेगा, तो बचते हैं मोदी जी। तो इसलिए उन्होंने कहा, "भाई आप इनसे आग्रह कीजिए, लड़ाई रोकिए।" और हमारी कहाँ कहाँ गाँठ फँस रही है फ़खर भाई, हमें हमें हज़ार हमारे बच्चे बाहर चाहिए। वो बिल्कुल। वहाँ फँसे पड़े हैं, वहाँ हमारी बच्चियाँ, उनकी हालत खराब है, सैनिटरी की प्रॉब्लम्स है, पानी नहीं है, दिक्कतें एटीएम में पैसा नो नहीं है, डाउट। खाने-पीने की दिक्कतें हैं, तो हमारे लिए तो कंसर्न है। और सुनिए जी, लास्ट जी, सेंटेंस लास्ट सेंटेंस मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारा यूक्रेन के जो नागरिक है ना, जो सिटीज़न है, हमें उससे पूरी सहानुभूति है। 36 टन एयर कार्गो हम रिलीफ के तौर पे यूक्रेन पहुँचा चुके हैं सर। गुड, हमारे 76 वाओ! जहाज़
चुके हैं विद कार्गो, यूक्रेन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें दिक्कत है ज़ेलेंस्की से जो उन्होंने ये स्टैंड लिया। ओके। सर एक चीज ये खान साहब ने हमारे इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने उनको मतलब कॉल भी आई, यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स मिशेल साहब की कॉल आई और उन्होंने उनसे कहा, तो वहां पे इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ वाकई बड़े गंभीर किस्म के हालात हैं यूक्रेन के। इससे पहले इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मैं ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा सा आपसे ये वीडियो मेरा ख्याल व्यूअर्स भी देख लेंगे और मैं और आप भी सुन लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे जाके थोड़ा सा करेंगे कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी क्या गोल के पिलाते हैं जो खान साहब नहीं पिला रहे हैं, ये जरा मशवरा लेंगे। ये पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? कि जो आप कहेंगे। जी सुमित भाई, जी। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब मतलब एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और एक जलसे के अंदर हमारे आज अपोजिशन के बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि सर ऐसी बातें आप जलसे जुलूसों में नहीं करते। बिल्कुल सही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। लेकिन उन्होंने की, अक्सर मैं कहता हूं कि आप बेशक मोदी जी से आपको इख्तिलाफ है, आप करें, ये आपका राइट है कि आप इख्तिलाफ करें, लेकिन उनको बुरा भला आप नहीं कह सकते कि आप मतलब कोई अजीब अजीब किस्म के वर्ड का चुनाव करते हैं उनके लिए। मेरे ख्याल में ये कहीं पे भी, या बल्कि आज यहां तक हमारे यहाँ लोगों ने कहा, जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना के बीच में भी मसाइल हैं, लेकिन कभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस तरह के अस्तीने चढ़ाकर बात नहीं की। रशिया और अमेरिका के बीच में कभी प्यूटन से हमने नहीं सुना किस तरह की हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कभी मोदी जी ने अस्तीने चढ़ाकर ये नहीं किया। क्या कहेंगे इसके हवाले से कि मतलब फिर हम थोड़ा सा लाइटर उस पे जाएंगे, लेकिन पहले आपका व्यू लूंगा फिर जाएंगे कि इमरान खान साहब की स्पीच के बाद। देखिए, खान साहब ना अभी बहुत मुश्किल में है फखर भाई। पहले बताए खुदा का वास्ता भाई, आप रशिया करने क्या गए थे उस जगह पे जब लड़ाई हो रही है? आपने, मैंने देखा था, उन्होंने बोला वहां यूक्रेन पे बमबारी शो, खान साहब कह रहे हैं आई एम एक्साइटेड टू बी इन रशिया। देखिए, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे, अंग्रेजी किस तरह से आती, कोई इनका स्क्रिप्ट नहीं लिखता। अब यहाँ से देखा आपने, एक और रशियनों ने एक और चाल चीटिंग, यहाँ से एक बंदा खड़ा कर दिया, यहाँ से एक बंदा कर दिया, इनको मेटल डिटेक्टर के बीच से भी निकाल दिया उन्होंने। अब वो निकल भी गए। भाई प्रोटोकॉल ये कहता, अगर आपको वहां पता भी था लड़ाई, जैसे आपको पता लड़ाई हो रही है, आप जहाज पकड़िए वापस निकलिए। आप वहां कह रहे हैं एक्साइटेड टू बी रशिया, पुतिन आपसे मिलना नहीं चाह रहे, बॉडी लैंग्वेज आपने देख ली। मुझे बताइए कौन सा भी लीडर, किस कंट्री का लीडर कैसी कंट्री में जाता जहां वॉर होती है तो जाना ही नहीं चाहिए। अब वहां क्यों गए थे? वहां वो इसलिए गए थे, वो कह रहे देखो जी ये अमेरिकनों ने पठान मारे, इन अमेरिकनों ने जी मुसलमान मारा, अब मैं जा रहा हूँ रशिया के साथ जिसने मुजाहिदीन को, जिसने जिसने जिसके मतलब जिसके हम लड़े, जिन्होंने मुजाहिदीन ये किया, वो अपना एंगल, सियासी एंगल ला रहे हैं कि अमेरिका अब दुश्मन है, अब जो रशिया है मैं उसका दोस्त बनूंगा क्योंकि वो चाइना का दोस्त है। पर चाइना में जब नियाजी साहब से पूछे कि जी उगर कौन है, कहते जी मैंने तो पता ही नहीं, कौन होंगे उगर, कितने हैं चाइना, कितने हैं जिंजियान, कितने, मैंने पता ही नहीं, वो बोल रहे हैं। अब यहाँ आ गए। अब जब मुझे तो ये भी सुनने में फखर भाई कि यूएसए के एनएसए का फोन आया था आपके एनएसए को,
और उन्होंने मना किया था, ये मतलब अनऑफिशियल पता लगता है मीडिया में इधर उधर, उन्होंने मना किया था भाई इनको रोकिए, इनको अभी रशिया मत जाने दीजिए। वो तब भी नहीं माने भाई, उनको लग रहा था मेरे प्राइस ने बाकायदा फिर स्टेटमेंट जारी कर दी, वो तो वीडियो स्टेटमेंट आ गई थी उनकी। हाँ, तो भाई अब देखिए, अब ये वहां गए, अब वहां एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो गया, बट पूरा डिप्लोमेटिक। अब ये आए खान साहब, तो खान साहब अब यहाँ ऑडियंस को बता रहे हैं कि भाई देखो मैं वहां इसलिए गया था, मैं यूरोपियन यूनियन को ये कह रहा हूं, मैं यूरोपियन यूनियन को, ये सब डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने की बातें हैं। पर आप बताएं पहले वहां आप गए क्यों थे? और दूसरी बात, आपने, आपके लिए यूक्रेन ने 2 बार यूएन में इंडिया के अगेंस्ट वोट किया, ठीक है? आपको वेपन्स भी दिए, सस्ते में भी दिए, कुछ एड भी दिया। अब वो कह रहे हैं भाई हमने तुम्हारे लिए 2 बार वोट किया, हमने तुम्हें वेपन भी दिए, सस्ते में भी दिए, उधार भी दिया, तो हमारे लिए तो बोलो। तो करें कम अज कम। हाँ, कह रहे यार जब तो तुम्हारा मौका, तुम तो निकल दिया रशिया, तुम तो कह रहे हैं एक्साइटेड टू बी हियर। भाई कैसे आर्मी हो? अब खान साहब को लगे हुए दोनों तरफ से फंस गए। अब क्या करें, लोगों को बुलाया, जलसा बुलाया, बोलते जी ये, बोलते जी अमेरिकन ऐसे, ये वैसे, अब हम रूसियों के साथ। अब जब कुछ नहीं मिलता उनको तो मोदी जी पर निशाना, मोदी जी को क्यों नहीं बोला, मोदी जी वो कहते हैं हिंदुस्तान को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। वही तो मैं आ रहा हूँ ना कि मैं आपसे ये समझ कि आपको क्यों चिट्ठी नहीं लिखते, हमें चिट्ठी लिख देते हैं, फोन पे भी दबा देते हैं, क्या चक्कर क्या है? देखिए दबाने का ये, देखिए पहले हमने जो एक डिप्लोमेटिकली एक मैच्योर्ड स्टैंड लिया सर, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी का अपोज नहीं किया, बीच वाली पोजीशन ली और हमने बोला लड़ाई रुके। अब आप जब वहां जाते तो आप तो सीधा सीधा रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब रशिया को सपोर्ट करें, जिन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, यार हमने तुम्हें इतना दिया, तुम हमें सपोर्ट क्यों नहीं करे? या आप भी बीच का स्टैंड लेते जी हम किसी के साथ नहीं, हम अपने यहाँ लड़ाई रोको। आपने बोला नहीं ऐसा, आप तो कह रहे हैं हम एक्साइटेड टू बी रशिया। दूसरी बात है फखर भाई, एक और चीज है कि वो है ट्रेड वाले। हमारा यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा ट्रेड है, हमारे अमेरिका के बाद सेकंड नंबर ऑफ ट्रेड है यूरोपियन यूनियन से। और दूसरी बात है कि अभी हम लड़ाई को रोक रहे हैं, हमारा अमेरिका से भी ट्रेड है, हमारा रशिया से भी ट्रेड है। तो एक जो मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाने वाली बात थी वो हमने दिखाई, अनफॉर्चुनेटली खान साहब नहीं दिखा पाए। खान साहब तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ करते हैं, जो चीज शायद डोमेस्टिक ऑडियंस में बिके इंटरनेशनली दैट मे बी अ डिजास्टर। तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस पे आप उस दिन भी तस्वीर वस्वीर लेके बैठे थे पुतिन साहब के सामने। अब कुछ चीजें खान साहब, अब बाकी जिन जिनात ने क्या बोला, उन्होंने कहाँ मशवरा दिया, किस तरह मशवरा दिया, वो भी है। देखिए वो एंगल मुझे नहीं पता, वो एंगल ना आपको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। अब मिसेस खान ने क्या एडवाइस दिया। अब खान साहब खुद ऐसी चीजें बना देते हैं ना कि खुद ही फंसते हैं उनमें। अब बोले यार ये सारा मसला तो उल्टा पड़ गया, क्या करूं क्या करूं। बुला लिया इजलास, बोल दीजिए मैं यूरोपियन यूनियन से ये कहता हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन से ये कहता हूँ। भाई एक बार बताओ, एक कंट्री के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक कंट्री के साथ दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ये डिप्लोमेटिक इलेक्शन के आलू बट रहे, एक एक दड़ी सब ले लो। सुमित भाई एक चीज और है, ऑन ए लाइट नोट कह रहा हूँ, मतलब खान साहब की तो चले 2-3 शादियां हुई है, या तो ये कि मोदी जी की, मुझे लगता है कि मोदी जी क्यों हमसे आगे होते हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह ये कि उनकी वो मतलब शादी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी के कोई ऐसा कोई सीन करते हैं, खान साहब को मैं कोई खत लिखता हूँ, क्योंकि मिल तो नहीं सकते हमसे, तो मुकम्मल बाइकआउट है, लेकिन ये कि मैं उनको कोई लेटर लिखता हूँ कि सर ऐसा करे कि किसी तरीके से मोदी जी की ना कोई शादी करवा दें, फिर शायद फिर ये वाला जो आपका मसला हल हो जाएगा, फिर वो भी आपकी तरफ सोचना शुरू कर देंगे। अगर वहां पे आप नहीं पकड़ सकते उनको, इस तरह पकड़ ले, मतलब रोक ले। तो अगर भाई बड़ा अब है क्या, आज मैं एक डिबेट में बैठा था, तो मैंने बोला सर हमारे यहाँ ना, आपके यहाँ एक पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ मैं इनको, पॉलिटिकल पप्पू समझते ना, एक पॉलिटिकल पप्पू होते हैं। ये क्या होते हैं, पैराशूट होके पॉलिटिक्स में आते हैं। इनके जहन में पॉलिटिक्स नहीं, इनके खून में पॉलिटिक्स नहीं, इनके नाखून तक में पॉलिटिक्स नहीं, बस मौका लग गया बैठ गए। कोई क्रिकेटर है, कोई हीरो है, कोई एक्टर है, हमारे यहाँ भी बहुत एक्टर आए, बड़े बड़े एक्टर है, फ्लॉप हो गए। अब खान साहब भी क्रिकेटर थे, तो मौका ऐसा लगा, किस्मत ने ऐसा चक्कर चला, लोग जानते थे, बातों में आगे बन गए प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी तो 12-13 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में जगह जगह घूमे, स्वयं सेवक रहे। अगर वो हाथ भी ऐसे रखे, उसका भी एक पॉलिटिकल मतलब होता है। वो ही स्लीप्स ब्रीथ्स ईट्स ड्रिंक्स पॉलिटिक्स, वो तो पूरे पॉलिटिशियन है। अब हमारे यहाँ भी आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन साहब आए थे पॉलिटिक्स में, नहीं कर पाए कुछ। ऐसे लोग आते हैं जो पॉपुलर होते हैं, वोट मिल जाता है, पर जब पॉलिटिक्स चलाने के लिए जो जहनियत चाहिए ना फखर भाई, जो आपकी तबीयत चाहिए, जो आपकी तरबियत चाहिए, जो आपका किरदार चाहिए, वो होना चाहिए। खाली आपका फेम आपको पॉलिटिशियन नहीं बनाता। अब नियाज़ी साहब में वहां मार खाते हैं। मोदी जी तो प्रचारक रहे हैं पूरे कंट्री, कहीं स्टेट इलेक्शन लड़वा चुके हैं, कहीं एमसीडी, मतलब कई तरह के इलेक्शन लड़वा चुके, गुजरात के सीएम रहे,
फिर यहाँ आए, तो वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है 24/7। अच्छा। खान साहब भी कुछ कुछ पॉलिटिक्स में कर लेते हैं। अब उनका जो इंटरफेरेंस है ना इतना ज्यादा है मिसेस खान का, कि कहीं कहीं वो जहाज सीधा चलने लगता है, रडारों से टेढ़ा कर देता है। जब आपका रडार ही आपके अगेंस्ट काम करे, जब आपका रडार आपके हाँ। अगेंस्ट काम करे, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है क्या। अच्छा, सुमित भाई, एक आखिर में सवाल ये है कि बहुत सारी सैंक्शंस लगी हैं रशिया के खिलाफ। तकरीबन आज मैं थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ रहा था कि जापानीज कोई कार कंपनी ने कहा है कि कुछ दिनों में हम अपना ऑपरेशन वहां पे बंद कर देंगे, जो रशिया की जिन सिटीज में उनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं। इस तरह की और बहुत सारी दुनिया के नो डाउट के बड़े ममालिक खड़े हैं उनके खिलाफ। ये अलग बात है कि कोई एक्शन बाकी नहीं लिया, लेकिन फाइनेंशियली उसको काफी दचके दिए हैं। तो जो हालात है मुश्किल रशिया के लिए, वो क्योंकि एक हद तक आप उन चीजों में मतलब कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चाइना क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी? ऐसी कोई खबरें आ रही कि शायद चाइना ने कोई गारंटी इनको दी हुई है कि भाई आप अभी मारे इनको और बाकी फिर हम देख लेंगे, आपके साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे हम संभाल लेंगे। देखिए फखर भाई 2 मिनट लूंगा इसके आंसर के। श्योर। पहली बात, जो अगर रशिया की बात करें, रशिया कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। जी 1% भी इंटरनेशनल ट्रेड में उसका पार्टनर नहीं है। जी अगर यही सैंक्शन चाइना पे लगती तो चाइना अब तक ही टूट गया होता, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। चाइना की इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड से चलती, पहला फर्क ये है। जी दूसरा फर्क, रशिया की आबादी है फखर भाई 14 करोड़, कुल 14 करोड़। जी सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स इनके पास है। रशिया का 82% जीडीपी चलता है हथियार और तेल बेच के। हथियार और तेल ऐसी चीज है, आप एडवांस में पैसा देते हो, बाद में माल मिलता है। बिल्कुल। मैं आपके घर पैसे लेके आऊंगा। यस सर, आप, बिल्कुल। आपको वॉशिंग मशीन नहीं बेचनी, आपको स्टीरियो नहीं बेचना, आपको फोन नहीं बेचना, आपको वो टेलकम पाउडर नहीं बेचना, सर्फ नहीं बेचना, कोका कोला नहीं बेचना। बिल्कुल अगर मुझे सुखोई चाहिए तो मैं आपके घर आके लूंगा ना, मुझे तेल चाहिए आपको पहले पैसे दूंगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज उनके पास है। तीसरी बात, अब रशिया ने एक और चीज कर ली। रशिया के वर्ल्ड वॉर 2 में 23 मिलियन लोग मरे सर। 23 मिलियन लोग, आज वो 100 मिलियन लोग होते हैं, इनकी जिसके 2.5 करोड़ जनता जिसकी मर चुकी है, वो बहुत 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 केयरफुल होगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, एक चीज लोग भूल रहे हैं, जब जब नेटो का एक्सपेंशन हो, पुतिन ने असला बनाया है। रशिया के पास कितना असला किसी को नहीं पता। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का माने, थिंक टैंक्स का माने 2.8 टाइम्स है। और सबसे बड़ी चीज, आप भी सुन के हैरान होंगे, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फखर भाई अभी $630 बिलियन है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, 14 करोड़ आबादी है। अगर वो कुछ साल लड़ सकता, पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। जैसे हमसे उसके साथ 10 साल का वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो हथियार लेंगे, 20-30 बिलियन डॉलर के हथियार लेंगे हम। बिल्कुल। डॉलर में पैसे नहीं देंगे, रुपए में देंगे, कुछ सिंगापुर डॉलर में देंगे, हम्म, कुछ दिनार में देंगे, कुछ लीरा में हम्म, देंगे, इधर उधर से देंगे। जहां उसका हथियार बिक चुका, उसका रेवेन्यू तो आएगा। तेल हम्म, उसका अब भी बिकना, अब भी बिकना। जर्मनी का 60% प्रोडक्शन रशियन गैस पे डिपेंडेंट है। पूरा पूरा यूरोप में जो हीटिंग है, दैट वर्क्स ऑन रशियन गैस। कंपनी है गैसप्रॉम, मैं गैसप्रॉम से डील कर चुका हूँ, सबसे रिचेस्ट कंपनी है। स्पेस में रशिया का अपना कंट्रोल है। मुझे बताइए, आज रात रात में अमेरिका क्या पाइपलाइन खींच देगा वहां से? अब अमेरिका क्या कहता है? कहता मैं आपको कंप्रेस गैस दूंगा, जो 200 रुपए में जितनी गैस, $200 में जी जितनी गैस रशिया देता, अमेरिका $1000 में उसको आपके पोर्ट तक लाके दे रहा है। बिल्कुल। 1200-1300 में पड़ेगी। तो एक बहुत सी चीजें हैं जो इसमें फंसी पड़ी है। तो रशिया काफी, और रशिया पे आप 70 साल से सैंक्शन लगा रहे हो, अब तक क्या उखाड़ लिया आपने रशिया का? जो बिगाड़ हम्म, लोगे, ये बात है। अगर सैंक्शन से तो एक चींटी जितना देश है नॉर्थ कोरिया, उसको आप तो कंट्रोल कर नहीं पाए, सैंक्शन लगा लगा के रशिया का क्या कर लोगे? अब दूसरा मुद्दा चाइना का। फकर भाई, चाइना तो इस चीज का वेट कर रहा है। जी जिनपिंग पूरा इस चीज पे सट्टा लगा के बैठा, दुनिया में इक्वेशन कब बदलेगी, कब डॉलर करेंसी पावरफुल नहीं रहेगा। 20 साल से रेमबी को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रखा है। $45 ट्रिलियन का डेट है, 1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, तब भी रेमबी को कंट्रोल कर रहा है। डिजिटल रेमबी की बात इसलिए कर रहा है, अगर कल को ऐसी कोई परिकल्पना हुई, डॉलर डिफेक्टो करेंसी नहीं रेमबी आ गई, मान लो 30% वर्ल्ड रेमबी में डील करने लगा, तो तब चाइना एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर दोनों बनेगा। जब तक डॉलर करेंसी है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। इससे बड़ी हमाकत अमेरिका कर नहीं सकता। आप लिटरली चाइना की गोद में डाल रहे हैं रशिया को। और इसी मौके आप शी जिनपिंग तो बस ऐसे ना, वो सिगार मुंह में लगा के ना, वाइन का गिलास लेके रहा, वाह कैसा हुक्मरान है अमेरिका में, जो मैं पिछले 10 साल से नहीं कर रहा हूं। तू मेरे जो गोल जो बोला ना,
मेरी झोली में डाल दो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली अगर मुझे बताइए, अगर 20% दुनिया का कारोबार RMB में होने लग गया, टाइम की बात है। पैरेलल करेंसी खड़ी हो गई, अभी दुनिया की करेंसी तो डॉलर है ना, यूरो भी जगह नहीं ले पाई, तो कर क्या रहे हो? और मुझे एक बात बताइए फखर भाई, रशिया मिलिट्री सुपर पावर था, है और रहेगा। यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने पूछा नहीं, छोटा सा पॉइंट बता, प्लीज। जैसे यूक्रेन पे कब्जा हो जाता है पुतिन का, मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा। इजंट इट, ऐसा हम कह सकते हैं ना जियोपॉलिटिक्स में, इट इज रीएमर्जेंस ऑफ फॉर्मल यूएसएसआर। बड़ा पहला स्टेप आ गया। अब क्या करेगा? जैसे यूक्रेन पे कब्जा हो गया, पहले तो अमेरिका आपने बोला था कि जी हमने यूएसएसआर तोड़ दिया, कोल्ड वॉर खत्म। तो जो बाइडेन जी, आपके राज्य में, डेमोक्रेट्स के राज्य में यूएसएसआर फिर जिंदा हो गया आपके कारण। पुतिन क्या कहते हैं, जहां इन कंट्रियों में नेटो है ना, जो 11 कंट्रियां टूटी थी, पहले नेटो को बोलेगा चलो बस्तर बिस्तर बांध दो यहाँ से। अगर नहीं बांधता नेटो, जो कंट्री देख रही है यूक्रेन का क्या हाशिर हो रहा है, और उन्हें समझ रहा है भाई नेटो तो कोई बचा नहीं, वही बोलेंगे भाई साहब वालों आप निकलो यहाँ से। कोई बड़ी बात नहीं फखर भाई, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो फॉर्मल यूएसएसआर था, हम उसके आसपास का यूएसएसआर फिर दे सकते हैं। ये पुतिन की से थी। इसको फैसिलिटेट किसने कराया? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। इसीलिए कमला हैरिस को भेज रहे हैं इन कंट्रियों में बातचीत करने। सही, बहुत शुक्रिया सुमित भाई। बातें और भी बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है और मजीद बातें मेरे ख्याल किसी और शो के लिए रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप आए, और यकीनन इमरान खान साहब वर्सेस जो मोदी जी हम शो कर रहे थे वो हमने किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। टेक केयर।